हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जोशीला जी, जो आप जानते ही हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप उनकी राजनीतिक जानकारी जानते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन जी। जी धन्यवाद। प्रद्युमन जी, पहले तो ये समझाइए कि बीजेपी को ये सम्मेलन क्यों करना पड़ा और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, और क्या राजनीतिक इसमें बीजेपी को लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है आने वाले चुनाव में। देखो, जब से हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है और 2 सीटें कांग्रेस बड़े भारी बहुमत से जीती है, सिरसा और रोहतक की, तब से भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि हर हालात में 2024 के चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई जाए। और अब उसकी पूरी कमान नायब सिंह सैनी को दी हुई है। बीच बीच में मनोहर लाल खट्टर जी, जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, वो भी हरियाणा प्रदेश के लगातार दौरों पर हैं और वो भी चाहते हैं कि बेशक वो केंद्र की राजनीति में चले गए हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में उनका दखल अब भी बना रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जब से 5 सीटें बीजेपी हारी है, तब से हर रोज कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर ले रहे हैं जिससे हरियाणा प्रदेश की जनता को फायदा हो और जिससे उनका वोट बैंक बढ़े। क्योंकि बीजेपी को अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 5 सीटें हारते ही हरियाणा प्रदेश में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसकी हवा लगातार बढ़ती जा रही है और उसी हवा को कम करने के लिए और किसी भी तरह से तीसरी बार सत्ता पाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगातार प्रदेश की सरकार कर रही है। और ये भी पहला मौका है जब अमित शाह जी, जो नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ताकतवर भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो लगातार हरियाणा प्रदेश के दौरे पर हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो पंचकुला में आए थे और वहां पंचकुला में जो विस्तारित कार्यकारिणी थी प्रदेश की, उसमें उन्होंने अपनी विशेष बात रखी। और अब एकाएक महेंद्रगढ़ में जो बैकवर्ड के हिसाब से हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे बड़ा वो क्षेत्र है जहां बैकवर्ड वोट सबसे ज्यादा हैं। यहां ना केवल यादव बल्कि जो शहरी क्षेत्र है, चाहे वो महेंद्रगढ़ का हो चाहे नारनौल का हो, उनमें सैनी वोटर भी बड़ी बहुतायत संख्या में इस क्षेत्र में हैं। और इसके अलावा चाहे वो अटेली का इलाका हो और चाहे नांगल चौधरी का बहुत बड़ा इलाका हो, उसमें गुर्जर वोट भी बड़ी भारी तादाद में है। और नांगल चौधरी और इस क्षेत्र से गुर्जर विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से महेंद्रगढ़ जो जिला है, ये यादव, सैनी और गुर्जर जो बैकवर्ड में सबसे बड़ा जिनका वोट बैंक है, वो तीनों ही जातियां इस इलाके में बहुतायत संख्या में हैं। इसीलिए ये रैली यहां रखी गई। और इस रैली को रखने का एक और अभिप्राय ये है कि हरियाणा प्रदेश में जब 2 जातियां मुख्य रूप से जाट और जो चमार जाति है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए पूरे जोर शोर से उन्होंने बहुत ज्यादा संख्या में वोट कांग्रेस को किया, उसको किसी तरह से काउंटर करने के लिए ये बैकवर्ड सम्मेलन किया गया है। और जिस तरह की घोषणाएं इसमें अमित शाह जी ने की, उन्होंने बहुत सी पुरानी बातों को रखा, कुछ नई बातें भी जोड़ी। और जिस तरह से नायब सिंह सैनी को यहां प्रोजेक्ट किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले नायब सिंह सैनी केवल एक क्षेत्र विशेष के नेता ही थे। पूरे हरियाणा प्रदेश में उनकी कोई बहुत लंबी चौड़ी मान्यता नहीं थी, राजनीतिक रूप से उनका बहुत लंबा चौड़ा कोई अनुभव नहीं था। और ये वो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है जहां राव इंद्रजीत को आज भी लोग सबसे बड़ा नेता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाने का प्रयास भी किया गया कि नायब सिंह सैनी को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा प्रदेश का नेता बनाने जा रहा है। जी, इस पूरी रैली को आपने देखा होगा, तो रैली में राव इंद्रजीत ने उनको सम्मान दिया गया, क्योंकि तो सबसे पहले किसी का नाम लिया गया लिस्ट में तो राव इंद्रजीत का ही लिया गया और उनको बोलने का भी मौका दिया गया। बाकी सबको थोड़ा थोड़ा मिला, जैसे प्रदेश अध्यक्ष को भी थोड़ा सा मौका मिला।
मुख्य रूप से जो बोलने वाले थे उनमें 3-4 लोग ही थे और उनमें से एक राव इंद्रजीत थे। तो आप इसका क्या मायने निकालते हैं कि राव इंद्रजीत को भी कूल रखने की, क्योंकि राव इंद्रजीत इस बात से खुश नहीं है कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और मेरा जो हक बनता था वो ले लिया गया। तो इसे आप कोई बिटवीन द लाइन्स इसमें कुछ पढ़ते हैं? देखो, अभी कुछ ही रोज पहले, 2-3 दिन पहले अटेली विधानसभा क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह ने एक जनसभा की। चौधरी धर्मवीर सिंह जो यहां से जीते, सांसद जीत बने तीसरी बार, उनका और राव इंद्रजीत का अभिनंदन समारोह था, जिसमें राव साहब की जो पीड़ा थी वो बड़ी छलकी और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता अहिरवाल से होकर के ही जाएगा, एक बार फिर से तीसरी बार। और जिस तरह से मैं 6 बार का सांसद हूं और मुझे राज्य मंत्री बनाया गया, जबकि जो लोग पहली बार जीते हैं उनको बड़े भारी विभागों का और कैबिनेट मंत्री बनाया गया, मैं उससे और आगे बढ़ करके ये बात कहता हूं कि जो डिपार्टमेंट राव इंद्रजीत सिंह को दिए गए हैं उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा आम जनता से जो है वास्ता नहीं है और उन विभागों में वो बहुत लंबा चौड़ा कुछ कर भी नहीं सकते जनता की भलाई के लिए। तो लिहाजा वो एक तरह से ये कहें कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उनको मंत्री बनाया गया है, तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब चूंकि राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद लगातार सक्रिय हो चुके हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ मिलकर के वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दौरा भी कर रहे हैं। अभी पीछे हमने देखा वो हिसार और हांसी में गए, इसके बाद एकाएक वो महेंद्रगढ़ जिले में भी सक्रिय हुए। और अब जो चर्चाएं हैं और जो मेरे पास सूचना है उसके मुताबिक वो कुरुक्षेत्र, झज्जर, फरीदाबाद, ये जो इलाके हैं इनमें भी अपने कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को इग्नोर करके अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि बैकवर्ड का वोट वो ले लेंगे, तो ये मैं ये समझता हूं कि कभी संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेशक नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, बेशक भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले प्रदेश अध्यक्ष और फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उसके बावजूद ये अहिरवाल की जो 15 सीटें हैं इस इलाके की, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा और गुड़गांव लोकसभा का हिस्सा आता है और कोसड़ी जो रोहतक का हिस्सा आता है, इनमें आज भी मैं ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि नायब सिंह सैनी जी से ज्यादा प्रभाव इन इलाकों में आज भी राव इंद्रजीत सिंह का है। उनको किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दरकिनार नहीं कर सकता। बहुत कोशिशें हुई राव इंद्रजीत के पैरेलल नेताओं को खड़े करने की। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राव इंद्रजीत सिंह उस समय केंद्र में मंत्री थे, राज्य मंत्री, तब भी हुड्डा साहब ने कैप्टन अजय सिंह यादव को वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा महत्वपूर्ण पद देकर के अहिरवाल में राव इंद्रजीत के पैरेलल एक नेता तैयार करने की कोशिश की थी। राव दान सिंह को मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया था। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य जैसा अहम विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इन सब के बावजूद राव इंद्रजीत अहिरवाल के इन तमाम नेताओं से बड़े नेता बने रहे। उसके बाद पिछली सरकारों में मनोहर लाल जी ने भी पहले कोशिश की, राव नरबीर सिंह को बड़ा मंत्री बनाया गया, डॉक्टर बनवारी लाल को भी इंद्रजीत से दूर करने की कोशिश की गई, अब अभय सिंह यादव को मंत्री बनाया गया। इन सब के बावजूद राव इंद्रजीत सिंह का जलवा आज भी अहिरवाल में कायम है और उसी जलवे के चलते अमित शाह के प्रेजेंस में उनको बड़ा समय दिया गया, ज्यादा समय दिया गया और अमित शाह जी ने भी उनकी तारीफ की। ये बात ना केवल महेंद्रगढ़ बल्कि जब पंचकुला में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था तब भी अमित शाह जी ने राव इंद्रजीत को फुल वेटेज देने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज भी बैकवर्ड के और अहिरवाल के बड़े नेताओं में राव इंद्रजीत सिंह की गिनती आज भी सबसे ऊपर मानी जा रही है। जी जी, ये हमारे मुद्दे में से एक मुद्दा निकल आया। हमारा मेन मुद्दा डिस्कशन का ये था नहीं, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि इसके भी बहुत सारे आयाम और पहलू हैं। टोटल प्रदेश में अगर बैकवर्ड क्लासेस की संख्या देखी जाए तो 30 से लेकर 35% तक है, ए और बी मिलाकर।
और उसमें से जो यादव हैं, पूरी संख्या तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन काफी सीटों पर प्रभाव करते हैं। बाकी ओबीसी भी बाकी सीटों पर प्रभाव करते हैं। अगर ये जो बीजेपी का मूव है कि ओबीसी को, पूरे के पूरे ओबीसी को साथ जोड़ लिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि आज पॉलिटिकल जो स्थिति बनी हुई है हरियाणा में, उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि 30 से 35% हरियाणा में ओबीसी है। एक तरह से एक जाति नहीं है, प्रॉब्लम ये है इनका कि एक जाति नहीं है, कई जातियां हैं। 60-70 जातियां तो बीसी ए में आती हैं और 5 मुख्य जातियां जो हैं वो बीसी बी में आती हैं। तो ये सब मिला दिए जाए तो 30-35% बनते हैं। तो अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो क्या लगता है आपको कि प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन आ सकता है? देखो, निश्चित रूप से जो बैकवर्ड समाज है, जो किसी समय कांग्रेस पार्टी के साथ था और जब चौधरी भजनलाल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में रहे, उस समय बैकवर्ड समाज बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के साथ था। और ना केवल चौधरी भजनलाल जी, उसके बाद भी कांग्रेस के पास कई बड़े और नेता थे। लेकिन अब वो तमाम वोट बैंक बहुत बड़े स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुका है। और अब बीजेपी की ये कोशिश है कि इस वोट बैंक को अपने साथ बांधे रखें। और इसके अलावा अगर कहीं कोई किंतु परंतु कहीं कोई नेता या कहीं कोई एक विशेष जो लोग हैं वो कांग्रेस के पास हो, तो उनको भी अपने साथ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। और जैसा आपने बताया, बैकवर्ड वोट बेशक अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, उसके बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या में है और प्रदेश की बहुत सी सीटों को प्रभावित करता है। तो इन वोटों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए पहली बार हरियाणा प्रदेश में पंचायतों में बैकवर्ड समाज को आरक्षण देने का काम किया। और आज जिस तरह से नगर पालिका और नगर परिषद के लिए घोषणा की गई, क्रीमी लेयर के लिए घोषणा की गई, तो निश्चित रूप से ये जो घोषणाएं हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बैकवर्ड समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना पहले जुड़ा हुआ था उससे और ज्यादा संख्या में जुड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे दो बड़े कारण मैं मान रहा हूं। एक बड़ा कारण यह है कि बीजेपी के पास वर्तमान में जो 3 सबसे बड़े पद हैं, जिनमें 2 केंद्र में मंत्री और एक हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री, वो तीनों बैकवर्ड समाज से उन्होंने दिए हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले तक प्रदेश का अध्यक्ष भी बैकवर्ड समाज से ही था। कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ बैकवर्ड समाज का उनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बड़ा नेता बैकवर्ड का कांग्रेस पार्टी के पास है। और यहां तक कि हरियाणा प्रदेश की जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में बैकवर्ड समुदाय या बैकवर्ड समाज के लोग प्रभाव डालते हैं, वहां भी कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत बड़े बैकवर्ड के चेहरे दिखाई नहीं देते। तो मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान में बैकवर्ड समाज कांग्रेस की बजाय बीजेपी की तरफ पूरी तरह से जाता हुआ दिख रहा है। अब कांग्रेस उसको वापसी कैसे करवाए, ये हम किसी अन्य कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज अगर ये कहा जाए कि बैकवर्ड समाज बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी के साथ जा चुका है, तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी प्रद्युमन जी, आपने पूरी परिस्थिति को समझाया। दर्शकों, जैसा मैंने बताया या प्रद्युमन जी ने भी पूरा समझाया कि बैकवर्ड हरियाणा में बड़ी संख्या में है, जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन एक मुश्त अगर देखा जाए तो बड़ा वोट है। और अगर बीजेपी की जो कोशिश है, राजनीतिक कोशिश जो है, वो ये है कि अगर पूरे बैकवर्ड को साथ जोड़ लिया जाए इस चुनाव में, तो उनकी जो समर्थक और जातियां हैं, जैसे पंजाबी समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय है, बनिया समुदाय है, या और भी कुछ छोटी छोटी जातियां हैं, इन तीनों के साथ मिलकर अगर बैकवर्ड एक मुश्त वोट करता है, तो बीजेपी की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है, जो प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है, उसको बदला जा सकता है। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी जो चर्चा है उसको पूरा एक दिशा दी, एक बैकवर्ड की स्थिति हरियाणा में बताई। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि बैकवर्ड को इस तरह जोड़ने की कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही है। पहले छुटपुट तरीके से किया जाता था, इस बार
बहुत बड़े स्तर पर किए जाने की कोशिश की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद।